सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर ब्रेक के बाद क्या करेंगे? मैंने कहा जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अब सर हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, यानी मजबूरियां। चार मजबूरियों की बात की थी, एक उनकी मजबूरी, एक हमारी मजबूरी, ठीक है? एंड तीसरी चीज क्या थी सर? तीसरी चीज थी टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट और कॉस्ट। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है इंफॉर्मेशन की वैल्यू, उसकी रेलिवेंस घटती जाती है। एंड फोर्थ में हमने कुछ अदर मैटर्स की बात की थी सर, भूल गए सर। अदर मैटर्स क्या थे? अरे फ्रॉड से स्टार्ट करो ना। सबसे ज्यादा मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने की जगह कहां है? फ्रॉड। फ्रॉड किसके साथ होता है? रिलेटेड पार्टी। अगर फ्रॉड हो रहा है तो इट इज अ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नहीं नहीं सर, ये नॉन कंप्लायंस है। इट इज अ नो क्लार, और नो क्लार से क्या लगती है? पेनल्टी लगती है। इतनी भारी पेनल्टी लगेगी, इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि कौन खतरे में आ जाएगा? चैट बॉक्स में बताओ ना, चैट बॉक्स में बताओ ना। फोर्थ पॉइंट, इतनी भारी पेनल्टी लगाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि एंटिटी डैश है या नहीं, कि एंटिटी डैश है या नहीं। बताओ। गोइंग कंसर्न, एंटिटी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा। अब सारे बच्चे बताओ सर, ये जो आइला है इसका इंपैक्ट क्या है? वॉट इज द इंपैक्ट ऑफ आइला? क्या मैं बोल दूं, क्या मैं बोल दूं जितनी ही मेहनत कर लो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। वो होती है ना, कौन? दीपिका पादुकोण। सर दीपिका पादुकोण क्या बोलती है ये जवानी है दीवानी में? बनी बनी हम कितना ही ट्राई कर लेना, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। तो ऐसे ही ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग जो है ये ऑडिटर को बोलती हैं। ड्यू टू आइला, ड्यू टू आइला there is always a risk that material misstatement will not be detected. Material misstatement will not be detected even though audit is performed as per SAS. जब आपने अपना ऑडिट परफॉर्म किया, जब आपने अपना ऑडिट परफॉर्म किया, ऑडिट इज परफॉर्म्ड एज पर एसेस, उसके बाद भी कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह सकती है। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, ये कैसे पता चलता है कि आपने अपना ऑडिट एज पर एसेस किया? ये कैसे पता चलता है? ऑडिट इज परफॉर्म्ड एज पर एसेस। सर 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है। अगर ये 3 स्टेप्स एसेस के हिसाब से हैं तो फिर ऑडिट एज पर एसेस हुआ है। मैंने कहा क्या? सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं? भरतनाट्यम। हम एज अ ऑडिटर क्या परफॉर्म करते हैं? सर हम परफॉर्म करते हैं भरतनाट्यम। नलायक, जल्दी से बताओ ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है? सर ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। ओ, यानी अगर आपने अपने प्रोसीजर्स एज पर एसेस करे तो ऑडिट एज पर एसेस। जैसे ही मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे तो मुझे क्या मिलता है ये भी बता दो। कांजी भाई कृष्णा ने एकदम बढ़िया जवाब दिया, राधे राधे। जल्दी से बताइए, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते तो क्या मिलता है? सर हमको मिलता है ऑडिट एविडेंस। ठीक है सर, तो ऑडिट एविडेंस भी एज पर एसेस लेना है। और इस एविडेंस पे आप क्या करते हो? सर इस एविडेंस पे हम कंक्लूड करते हैं, इस एविडेंस के बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं क्या? कि हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला या नहीं। प्लस उसी के बाद हम अपनी रिपोर्टिंग कर देते हैं, उसी के बाद हम अपनी रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो ये जो ऑडिट की साइकिल है, अगर ये पूरी की पूरी साइकिल एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है तो आप मान सकते हो कि आपका ऑडिट एज पर एसेस हुआ। सो देयर इज अ रिस्क दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो आपने ये सारी चीजें एज पर एसेस करी है। इवन दो आपने ये सारी चीजें एज पर एसेस करी हैं तो भी कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। ठीक है सर। अब सारे बच्चे एक बात बताओ, माना रह जाएगा, माना रह जाएगा तो कल को जाके अगर कोई दिक्कत मिलती है, इफ लेटर ऑन a material misstatement is found in the financial statements, क्या इसका यह मतलब है ऑडिट इज नॉट डन प्रॉपरली? जल्दी से बताओ, क्या इसका यह मतलब है ऑडिट इज नॉट डन प्रॉपरली? प्लीज टेल मी यस और नो। डू वी मीन टू से दिस?
द आंसर इज नो। हम सर ये नहीं कह रहे कि ऑडिट इज नॉट डन प्रॉपरली। अगर लेटर ऑन मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है तो आप सीधा ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ऑडिट प्रॉपरली नहीं हुआ। तो क्या मैं बोल दूं हम पहले 2 पॉइंट में ऑडिटर की साइड ले रहे हैं, जो हमारा ऑडिटर है हम उसकी साइड ले रहे हैं कि भाई हम ऑडिटर का बचाव करके चल रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है, बेचारा कितनी ही मेहनत कर ले, बेचारा कितना ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से काम कर ले, कुछ ना कुछ तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह ही जाएगी। तो अगर कल को अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर ने अपना काम तमीज से नहीं किया। अब सर एक बात बताओ, इधर देखना, थर्ड पॉइंट ना मजा आए तो फील लेना थर्ड पॉइंट की, जितनी थर्ड पॉइंट की फील लोगे ना उतना मजा आएगा। सीए की पास परसेंटेज कम है, सीए की पास परसेंटेज कम है, क्या इसका यह मतलब है हम पढ़ाई ना करें? क्या इसका यह मतलब है हम पढ़ाई ना करें? नहीं सर, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो जो एक ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है वो तो लेना ही पड़ेगा। जो एक ऑडिटर को परसुएसिव एविडेंस लेना है, परसुएसिव इज जस्ट अनदर नेम ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो जो एक ऑडिटर को परसुएसिव एविडेंस लेना है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है, वो तो लेना ही पड़ेगा। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग बहाना नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग का बहाना नहीं चलेगा। जहां परसुएसिव एविडेंस की नीड है वो तो एक ऑडिटर को लेना ही पड़ेगा। तो लास्ट में ये ऑडिटर को एक चेतावनी देते हैं। सर चेतावनी क्या? सारे बच्चे इस चेतावनी को ध्यान रखेंगे। नाउ कम्स द चेतावनी, शुभम केसवानी की जुबानी। सर चेतावनी क्या है? आइला इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। ओहो हो, आइला इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन यानी बहाना, ये कोई बहाना नहीं है सर। किसका? टू सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव एविडेंस, टू सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव एविडेंस। आपको कहीं ना कहीं परसुएसिव यानी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये 3 इंपैक्ट आपने ध्यान रखने। जल्दी से बताओ पहला इंपैक्ट क्या है आइला का? सर आइला मतलब हमसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट सकती है इवन दो ऑडिट इज डन एज पर द एसेस, यानी बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस सम ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड even though audit is performed as per SS. Audit is performed as per SS का क्या मतलब है? Audit procedures performed, audit evidence obtained, audit report, सब SS के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो कल को अगर कोई गलती मिलती है that does not mean audit is not done properly, हो सकता है audit properly भी हुआ हो। एंड लास्ट में सर चेतावनी क्या थी? चेतावनी ये है भैया कि ये जो आइला है ये एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है कि आप लेस देन परसुएसिव एविडेंस से सेटल कर जाओ। क्या तुमको ये 3 बेसिक बातें समझ आती हैं? हाँ सर समझ आती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम एक क्वेश्चन ट्राई करें? क्या हम एक क्वेश्चन ट्राई करें? देखो क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमको चीजें थोड़ी समझ आ रही है। अब हमको थोड़ी चीजें समझ आ रही है। तो जुलाई 21 में ऑडिट का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आया था। उस टफेस्ट पेपर में सबसे जो क्वेश्चन बढ़िया वाला आया था सर, ये आया था। अब मैं वो बढ़िया वाला क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा लॉजिकल रहना। जितना लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना मजा आएगा। आर यू पीपल रेडी? यस सर वी आर रेडी। एवरीवन जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। देखो क्या कहता है। Messrs. SG and Company CAs were appointed as the statutory auditor of the company XYZ Limited for financial year 2021. इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस इन्होंने बताया एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ। कंपनी इंप्लीमेंटेड इंटरनल कंट्रोल। सर इंटरनल कंट्रोल कोई कंपनी क्यों लगाती है? ताकि वो प्रिवेंशन और डिटेक्शन कर सके फ्रॉड्स का, यानी अपने फ्रॉड्स कंपनी के अंदर ही खत्म हो जाएं। इसके लिए कंपनी के अंदर उन्होंने प्रोसेसेस लगाए, इंटरनल कंट्रोल्स लगाए। ऑडिटर ने क्या किया? इन कंट्रोल्स को टेस्ट किया और उसको कोई गड़बड़ मिली ही नहीं। ऑडिटर फाउंड नो मेजर ऑब्जर्वेशन, बेचारे को कोई गड़बड़ नहीं मिली। जब ऑडिट कंप्लीट हो गया और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो गई, ऑडिटेड रिजल्ट्स मार्केट में आ गए, एक फ्रॉड पकड़ा गया। सर एक फ्रॉड पकड़ा गया। फ्रॉड किसको लेके? इन्वेंट्री को लेके। एंड जब ये फ्रॉड आया, ऑडिटर्स को बोला आप अपनी सबमिशन दो। व्हाई द ऑडिटर फेल टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड, कि ये जो फ्रॉड पकड़ा गया ये कौन से एरिया में पकड़ा गया है? सर ये इन्वेंट्री में पकड़ा गया है।
अब ये जो इन्वेंट्री में फ्रॉड पकड़ा गया, ये ऑडिटर ने क्यों नहीं पकड़ा? तो ऑडिटर देखो क्या कहता है, ऑडिटर देखो क्या कहता है, ऑडिटर कहता है यार ये इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना, शुभम सर ने पहली क्लास में सिखाई थी। इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट परसुएसिव एविडेंस फॉर मैटर्स लाइक फ्रॉड। आप मुझे इतना बता दो बस, जब इन्वेंट्री में फ्रॉड पकड़ा गया तो इसको क्या दिखाना चाहिए था? सर क्या इसको अपने इन्वेंट्री के वर्किंग पेपर दिखाने चाहिए थे या ये फालतू बात करनी चाहिए थी? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो मुझे, क्या इसको इन्वेंट्री को लेके इन्वेंट्री के वर्किंग पेपर दिखाने चाहिए थे कि मैंने कैसे इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन करी, कैसे टेस्टिंग करी, ये दिखाना चाहिए था, या इसको बोलना चाहिए था मैंने इन्वेंट्री को लेके मैं कुछ कर ही नहीं सकता? बता दो जल्दी से, डू यू थिंक इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? शुभम कहता है कि शुभम सर बिल्कुल सही कह रहे हो, वर्किंग पेपर दिखाने चाहिए थे। इसका ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इसका ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और शुभम सर ने सिखाया था कि भाई परसुएसिव एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा, परसुएसिव एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा, आप अपने एविडेंस में कमी थोड़ी छोड़ सकते हो। यस सर। तो डू यू थिंक इट वाज द करेक्ट स्टेटमेंट? द आंसर इज नो। अब इसका आंसर लिखने का जो लहजा है वो मैं आपको सिखाऊंगा, आंसर लिखने का क्या लहजा है वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। प्लस इन्होंने एक सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी पूछा है, प्लीज आप सेकंड पार्ट पढ़ोगे और मुझे बताओगे ये क्या पूछ रहा है। देखो क्या कहता है, देयर आर सर्टेन मैटर्स और असर्शंस, कहते कुछ ऐसे मैटर्स और असर्शंस हैं वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। कहता है इनहेरेंट लिमिटेशंस का कुछ मैटर्स पे इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि वहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ना टफ हो जाता है। क्या आज की क्लास में मैंने तुमको कुछ ऐसे मैटर्स बताए हैं? क्या मैंने तुमको कुछ ऐसे मैटर्स बताए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके जहां हमारा फ्रॉड पकड़ना मुश्किल हो जाता है? ओ सॉरी, जहां हमारा मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ना मुश्किल हो जाता है। शिवम कह रहा है अदर मैटर्स, शिवम कह रहा है सर हाँ आपने कुछ अदर मैटर्स बताए थे, अमन ने भी कहा, खुशी ने भी कहा, कृष्णा जी ने भी कहा। सर क्या ये टॉपिक तो नहीं पूछ रहा, क्या ये वाला टॉपिक तो नहीं पूछ रहा, फ्रॉड रिलेटेड पार्टी के साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करोगे तो नो क्लार इतनी भारी पेनल्टी लगाएंगे कि गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा। हाँ सर, देखना जरा यही आंसर है, देखना जरा यही आंसर है। फ्रॉड, फ्रॉड किसके साथ? सीनियर मैनेजमेंट और कॉल्यूजन। अगला पॉइंट रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर अबाउट द रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करोगे इज इट अ कंप्लायंस और अ नॉन कंप्लायंस? सर नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। एंड लास्ट में फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन, फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन जो कहीं ना कहीं आपके गोइंग कंसर्न को खतरे में डाल सकती है। क्या मैं बोल दूं ये बात तो हमको आती थी इजीली, क्या मैं बोल दूं ये बात भी हम लिख सकते हैं, ऑडिटर डिड नॉट गिव अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब सर इसके पहले जो बात लिखी है ध्यान से समझना, सबसे पहले इन्होंने ऐसे 200 का नाम दिया। अब ऐसे 200 का क्या नाम है क्या है वो मैं आपको भी थोड़ा बताऊंगा आराम से, डोंट वरी अबाउट इट। इसने कहा बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क। सर अनअवॉइडेबल रिस्क क्या है? कि some material misstatement may not be detected even though audit is properly planned and performed as per essays। मैंने कहा वेरी गुड। अब सर ये कैसे पता चलता है ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर एसेज? ये कैसे पता चलेगा? सर 3 स्टेप प्रोसेस। अगर आपने 3 स्टेप प्रोसेस एज पर एसेज किया तो एसेज के हिसाब से ऑडिट हुआ। वो 3 स्टेप्स क्या थे? प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीच्ड। बोलो मेरे साथ, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीच्ड। ये कहता है वेदर द ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड द ऑडिट एज पर एसेज इज डिटरमाइंड बाय 3 स्टेप प्रोसेस। वेदर द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द सर्कमस्टेंसेस कि वो एसेज के हिसाब से हैं कि नहीं। सेकेंड थिंग इज सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस, एंड थर्ड थिंग इज ऑडिट रिपोर्ट। क्या ये तीनों चीजें, क्या ये तीनों चीजें आपके एसेज के हिसाब से हैं? अगर हां तो दोस्त आप जीत गए, अगर हां तो दोस्त आप जीत गए। ये तीनों चीजें एज पर एसेज होनी चाहिए, ठीक है सर। प्लस ये अनअवॉइडेबल रिस्क वाली लाइन कहां से आई? सर आपने बताई थी कि आइला का जो इंपैक्ट है उसकी वजह से कोई ना कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह जाएगी। तो अगर कल को सब्सिक्वेंटली कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है फ्रॉम फ्रॉड और एरर,
इट इज नॉट अ इंडिकेटर, इट इज नॉट अ इंडिकेटर कि आपका जो ऑडिट है एज पर एसेज नहीं हुआ। अब ये वाली लाइन को हमने क्या बोला था, जल्दी से एक बार बताओ ना चैट बॉक्स में। ये जो लाइन दे रखी है, हाउएवर inherent limitations of auditing यानी आइला is not a justification to be satisfied with less than persuasive evidence। क्या मैं बोल दूं, आपने सीधा यहां पे इंपैक्ट लिखना है, और ये चेतावनी वाली लाइन है। हम ऑडिटर को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई तूने परसुएसिव एविडेंस तो लेना ही लेना है, परसुएसिव एविडेंस तो लेना ही लेना है। दिल पे हाथ रख के बताओ, इधर आओ, क्या आंसर लिखना टफ पार्ट है? क्या ये आंसर लिखना टफ पार्ट है? मैंने कहा नहीं। क्वेश्चन में उन्होंने इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात करी, परसुएसिव एविडेंस की बात करी, काफी सारी हिंट दे दी सामने वाले ने। अब हमारा काम है हिंट को समझना। जब आपने क्वेश्चन देखा तो क्या उन्होंने परसुएसिव एविडेंस का गाना गाया था? हां सर, देखो क्या बोला इसने, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट अ परसुएसिव एविडेंस। ये कहता है परसुएसिव एविडेंस मिलेगा ही नहीं। कैसे नहीं मिलेगा? कोशिश तो करो। कैसे नहीं मिलेगा? कोशिश तो करो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट नहीं सकते। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपने बस ये 3 लाइनें लिखनी है। ड्यू टू आइला मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो ऑडिट इज डन एज पर एसेज। ऑडिट इज डन एज पर एसेज मतलब प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच्ड। अगर कल को मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिट इज नॉट डन प्रॉपर्ली, हो सकता है कि उससे छूट गई, मतलब हो सकता है कि ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन है। अब चेतावनी ये है, इट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, इट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन टू सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव एविडेंस। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गिविंग यू 1 मिनट, पूरा का पूरा इंपैक्ट ऑफ आइला एक बार अपनी कॉपी में लिख लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, राइट इट डाउन फास्ट। जान जाए बट एविडेंस ना जाए, आहा हा, राइट इट डाउन। Last 30 seconds. Be fast. आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या। बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही यही चीज ना ऑडिट में होनी चाहिए, ठीक है। ऑडिट को अपने अंदर इतना बसा लो कि हर जगह तुमको ऑडिट ऑडिट ही दिखे, ठीक है। मैं कहीं भी जाता हूं तुमसे ही मिल जाता हूं, तुमसे ही। तो ये गाना किसके लिए है सर? ऑडिट के लिए है, ठीक है। ऑडिट के लिए गाना। ऑसम, क्या बात है सर। सब प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे लगता है नोट डाउन कर लिया। अब सर बेसिक्स पे आते हैं।
अब बेसिक्स पे आते हैं, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया आओ उसको समझते हैं। ये कौन सा स्टैंडर्ड है जो हम पढ़ रहे हैं? सर ये है सारे स्टैंडर्ड्स का राजा। मैं थोड़ी बनाने की कोशिश करूंगा। ये है सारे स्टैंडर्ड्स का राजा। ओ हो। सर इसका क्या नाम है? इसका नाम है ऐसे 200। राजा का नाम है उय्या कासा। क्या नाम है सर राजा का? उय्या कासा। सर उय्या कासा की फुल फॉर्म क्या है? मैंने कहा अभी सुनना। उय्या का मतलब है ओवरऑल, ओ फॉर ओवरऑल। अगर अनदर ओ क्या है? ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारा ऑडिटर कैसा हो? मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ हो। हमारा ऑडिटर कैसा हो? शेयर होल्डर के साथ मिला हुआ हो। सर कैसी बातें कर रहे हो? हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या ये बात समझ आती है? हां सर। तो जब भी आप ऑडिटर बोलोगे तो सर क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट ऑडिटर बोलोगे। ठीक है सर। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड ये ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे होगा? ये ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे होगा? जब आप अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन शुभम केसवानी के हिसाब से करोगे, जब आप अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन कीर्ति के हिसाब से करोगे, जब आप अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन चिराग के हिसाब से करोगे, सर हमारे से फर्क नहीं पड़ता, हम जो सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। सारी चीजें कैसे होनी चाहिए? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कब? सर जब आपका ऑडिट होगा कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी हमें अपना ऑडिट किसके हिसाब से करना है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बट हम एग्जाम में क्या लिख के आते हैं? अपने मन की कहानी। स्टैंडर्ड ऑन शुभम केसवानी, जो मन में लगता है लिख दिया। भूपेंद्र, जो मन में लगता है लिख दिया। आर्यन, जो मन में लगता है लिख दिया। क्या आर्यन के क्या सोचने से आईसीआई को फर्क पड़ता है? नहीं सर। क्या शुभम के सोचने से आईसीआई को फर्क पड़ता है? नहीं। तो हमारे आंसर्स भी कैसे होने चाहिए? एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मन गढ़ंत कहानी तुम इंटर में लिख के देख चुके हो, उसकी बातें तुमको पता है। अब सीए फाइनल में चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से चलना। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब सवाल सब बच्चों का मेरे से, देखो ना इधर। सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है। हमको चाहिए क्या? रीजनेबल अश्योरेंस। हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। आरए चाहिए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। अब बता दो भाई, अब तुम ही कंप्लीट करो। यही सारी बातें मैं करते जा रहा हूं सुबह से तुम्हारे साथ। रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए किसको लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ओ, हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एक बार ये हमें अश्योरेंस मिल गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो हम क्या कर पाएंगे? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कहीं ना कहीं हम अपना ओपिनियन दे पाएंगे। सर ओपिनियन क्या? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। मुझे एक बात बताओ, जब मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जब मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं? हमने आज सुबह यही तो सीखा कि मिसस्टेटमेंट कब होती है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एफआरएफ में दिक्कत होती है। बट अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने हैं। हाँ, तो अगर आपको एक बार ये रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन all material respects. They are prepared in all material respects. किसके हिसाब से? as per the applicable FRF. वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं। तो क्या आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझ आया? हां सर।
सबसे पहले चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस सो दैट वी कैन गिव एन ओपिनियन। रीजनेबल अश्योरेंस किसको लेके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए थे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए थे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? यस सर। एक बार मुझे बताओ, जो आपने ओपिनियन बनाया, क्या इसको जेब में डाल के घर ले जाओगे? क्या इसको जेब में डाल के घर ले जाओगे, या आपको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना पड़ेगा? सर बताना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, उनको कैसे पता चलेगा आपके मन में क्या है? कम्युनिकेट कैसे करोगे? व्हाट विल यू इशू एज अ ऑडिटर? आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो अब कैसे एक्सप्रेस करें? थ्रू एन ऑडिट रिपोर्ट। थ्रू एन ऑडिट रिपोर्ट। तो याद रखना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। पहले रीजनेबल एश्योरेंस, फिर ओपिनियन, एंड लास्ट में सर क्या होगा? रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम कहीं ना कहीं अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर, यही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। अब तुमको रीजनेबल एश्योरेंस भी आता है, तुमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी आती है, तुमको रिपोर्टिंग भी आती है मोटा मोटी, ठीक है, प्लस रिपोर्टिंग के ऊपर हमारे पास पूरी ऐसे 700 की सीरीज है, मजा ही आ जाएगा। क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझ आया? आ गया सर। अब एक काम करें, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक और पढ़ाता हूं, बताओ कौन सा पढ़ना चाहोगे? सर आपने ना इनहेरेंट लिमिटेशंस को लेके हमको बहुत डराया है। आपने इनहेरेंट लिमिटेशंस को लेके हमको बहुत डराया है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड हो सकता है, कहीं कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिस हो सकती है, कहीं कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन छूट सकती है, कहीं कोई गोइंग कंसर्न वाला इवेंट छोड़ सकता है। तो एक ऑडिटर क्या करे? एक ऑडिटर इन सबको पकड़ने के लिए क्या करे? मैं एक बात बोलूं, ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए। ऑडिटर को क्या रहना चाहिए? सर ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए। ये अलर्ट वाला कौन सा कॉन्सेप्ट होता था, एक बार बताओ ना मुझे। मालिक, जब इतनी पढ़ाई हो ही गई है तो लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे पे भी आ जाते हैं। बताओ ये अलर्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या था? इट इज अ 2 वर्ड वाली थिंग। एक पहला वाला पी से शुरू होता है, दूसरा वाला एस से। लाला, दीपा, वेरी वेरी गुड। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात कर रहे हो आप? हाँ, तुमको कैसे पता? हमको सब पता है सर। वेरी वेरी गुड। अब सर ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है, ध्यान से समझना। बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे इतने सारे सास बहू वाले सीरियल दिखाए हैं ना कि वो मेरे माइंड में बस गए हैं। तो सर सास बहू वाले सीरियल में क्या होता था ना, ध्यान से समझना। अब तुमको थोड़ा अलर्ट रहना है, तुमको भी अब मेरे साथ थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है? ये क्या हो गया सर? ये वाली फील में आना वापस, बताओ फील आ रही है? हाँ सर आ रही है। अब ध्यान से समझना। रात के बजे हैं 1:45। सर वो तो गाने में तो होता है रात के 2:30 बजे। मैंने कहा नहीं, 2:30 गई भाड़ में, रात के बजे हैं 1:45। अब सर जब 1:45 बजे हैं, 1:45 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 1:45। हाई फाई थिंग्स। इट इज नाइट, इट इज 1:45 और बाहर ना बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, जोर से बारिश हो रही है। और सर क्या हो रहा है ना, एक आंटी जी हैं, एक आंटी जी हैं जो अपने घर में सर एकदम परेशान बैठी हैं। क्यों? क्योंकि हस्बैंड अभी तक नहीं आया, क्योंकि उनका हस्बैंड अभी तक नहीं आया। उन्होंने उसको कॉल करके पूछा तो वो कहता है अभी आ रहा हूं, फिर कॉल करके पूछा तो वो कहता है अभी आ रहा हूं। और अचानक सर क्या होता है, घर की घंटी बजती है, टिंग टोंग। घर की घंटी बजती है। जैसी घर की घंटी बजती है वो दरवाजा खोलती है। जैसी दरवाजा खोलती है, पीछे से सर बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आ रही है, मियाओ मियाओ, ऐसे करके ना, एकदम डरावना माहौल है। जैसे ही हस्बैंड एंटर करता है, हस्बैंड ने पहनी है व्हाइट शर्ट, आज तो मैंने ब्लैक पहनी है, हस्बैंड ने पहनी है व्हाइट शर्ट। अब जो उसने व्हाइट शर्ट पहनी है उस पे सर कोई लाल लाल दाग है। सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ, जो हस्बैंड है अगर उसकी व्हाइट शर्ट पे लाल दाग होगा,
क्या वाइफ शक करेगी? हाँ सर, वाइफ शक करेगी। तो वाइफ ने किया, वाइफ ने हस्बैंड से पूछा ये लाल दाग किसका है? तो हस्बैंड ने देखा ये कैसे रह गया, तो बोलता है मेरे को क्या पता, ये वो आ गया होगा कहीं से। अरे हाँ, वो मैं सुरेश के साथ मैकडोनल्ड गया था, बहुत रात हो गई थी ना, तो हमको भूख लग रही थी, तो मैकालू टिक्की बर्गर खाया हमने, ठीक है। तो मैकालू टिक्की बर्गर खाते वक्त मैंने सॉस खोली, उससे खुल नहीं रही थी। तो मैंने जब सॉस खोली, तो जैसी खुली, अचानक सॉस यहाँ पे आ गई, अचानक यहाँ पे सॉस आ गई और ये लाल हो गया। हाँ? तुम भी बहुत शक करती हो। मैं बहुत थक गया हूं, मैं नहाने जा रहा हूं। तो वो शर्ट उतार के नहाने जाता है, एंड सर जब वो नहाने जाता है तो उसकी वाइफ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो वो शर्ट उठाती है और क्या करती है, सूंघती है, और उसको पता चलता है इसमें से सॉस की तो खुशबू आ ही नहीं रही, इसमें तो अलग ही स्ट्रॉबेरी वाली खुशबू आ रही है। हस्बैंड नहा के बाहर आता है एकदम ठंडा ठंडा होके, और वाइफ ठै 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 करके गरम कर देती है। अब सर एक बात बताओ, ये वाइफ में क्या था? सर ये वाइफ में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था। ये वाइफ में क्या था? मैंने कहा ये वाइफ में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था। सर स्केप्टिसिज्म मतलब वाइफ को वो लाल दाग दिखा कैसे? वाइफ को वो लाल दाग दिखा कैसे? सर वाइफ अलर्ट थी। ओ, जब वो अलर्ट थी तो उसने हस्बैंड से क्वेश्चन किया, यानी देयर वाज अ क्वेश्चनिंग माइंड। समझ गए सर? क्वेश्चनिंग माइंड भी था, प्लस जो उसके हस्बैंड ने बात बोली, क्या वो चुपचाप सुन के बैठ गई? क्या वो चुपचाप सुन के बैठ गई? मैंने कहा नहीं, उसने किया क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। उसने क्या किया? उसने किया क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, यानी वो सुन के नहीं बैठी। तो बस आपने ये ध्यान रखना है सर, तीन चीजें क्या? एज अ ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहना, एज अ ऑडिटर हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, प्लस लास्ट में क्या होना चाहिए? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। एंड आई एम श्योर ये तीन बातें तुम जिंदगी में अब कभी नहीं भूल रहे। बीवी रॉक्ड, हस्बैंड शॉक्ड। वाह वाह वाह, क्या बात बोली रितिका। ठीक है, बीवी रॉक्ड, हस्बैंड शॉक्ड। तो फटाफट सारे बच्चे एक बार मेरे साथ आओ ना, एक बार मेरे साथ आओ ना, लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देखो क्या कहता है, आ जाओ मेरे साथ, बड़ी प्यारी चीज है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है सर? इट इज अ एटीट्यूड। ये एक एटीट्यूड है जिसके अंदर तीन चीजें हैं, एक तो क्वेश्चनिंग माइंड, एक अलर्ट। सर कौन सी कंडीशंस को लेके फोकस करना? कंडीशंस विच कैन इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ठीक है सर। एंड लास्ट में हमें क्या करना है? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। क्या ये तीनों बातें दिमाग में जाती हैं? हाँ सर, बोलो मेरे साथ। वाइफ के साथ क्या क्या था? अलर्ट थी, क्वेश्चन पूछा, एंड आखिरी में क्या किया? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। अब सर एक बात बताओ, हमें अलर्ट किस चीज को लेके रहना है? हमें अलर्ट किस चीज को लेके रहना है? एग्जाम्पल दे दो। तो मैंने कहा लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जो एंटिटी का बैंक का बैलेंस है, प्लीज एवरीवन फोकस हियर, एक बार तुम गो थ्रू करोगे फ्लो में, तुमको मजा आ जाएगा। जो एंटिटी का बैंक बैलेंस है सर, वो कितना है? मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है 1000 रुपए। ठीक है सर। अब ये जो 1000 रुपए का बैंक बैलेंस था, मैंने इसके लिए एंटिटी को कहा कि मुझे प्लीज बैंक स्टेटमेंट दो ना, मुझे प्लीज बैंक स्टेटमेंट दो ना। तो जो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट दी उसमें सर कितना था? उसमें भी 1000 रुपए था। अब ये जो 1000 रुपए है ना, एक सेकेंड, इसको 1 लाख कर दें? हाँ सर, इसको 1 लाख कर दो, इसको 1 लाख कर दो। मैंने कहा वेरी गुड। तो बैंक बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है 1 लाख, बैंक स्टेटमेंट में है 1 लाख। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे चेकिंग हो जाती है क्या? जितने बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं ऑडिट में, जितने बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं ऑडिटिंग में, प्लीज मुझे बताओ, क्या सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से चेक कर लेते हो या कुछ और भी लेते हो? क्योंकि यही सवाल मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में आया था, बताना जरा। कृष्ण रामा कहते हैं कि सर बीआरएस की क्या जरूरत है? बीआरएस की क्या जरूरत है? अगर कोई रिकंसाइलिंग आइटम ही नहीं है तो बीआरएस भाड़ में जाए। दीपा कहती है मैं कंफर्मेशन लेती हूं। वेरी गुड। इशिका ने भी कहा, दिशा ने भी कहा, ये सारी लड़कियां आर्टिकलशिप कर रही है, सब लड़के डमी कर रहे हैं।
ठीक है, मोहम्मद रिजवान कहते हैं सर मैं भी कर रहा हूं आर्टिकल शिफ्ट, ठीक है, मैंने भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली है, वेरी वेरी गुड। तो मोटा माटी जय पटेल भी कहता है, चलो ठीक है। तो तुम ऐसा कह रहे हो कि सर कंफर्मेशन भी ले लेनी चाहिए, कंफर्मेशन भी ले लेनी चाहिए। मैं एक बात बोलूं ना तुमको, ये जो तुम एंटिटी पे विश्वास नहीं कर रहे हो ना, ये जो तुम एंटिटी के बैंक स्टेटमेंट पे विश्वास ना करके कंफर्मेशन लेते हो, इसको भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहते हैं। This non-reliance on the bank statement and taking a confirmation is also an example of professional skepticism. अब एक बात बताऊं ना, जब मैंने कंफर्मेशन ली तो सर उसमें 5 जीरो नहीं थे, उसमें 5 जीरो नहीं थे, आगे के 3 जीरो चले गए, सिर्फ 100 रुपया का बैलेंस था, सिर्फ 100 रुपया का बैलेंस था। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों ऑडिट एविडेंस एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? सर दीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस, दीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहली चीज है, आपने अलर्ट रहना है किसको लेके? कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारी कंफर्मेशन स्टेटमेंट से मैच नहीं हुई तो क्या तुम्हें लगता है बैंक स्टेटमेंट रिलायबल है या अनरिलायबल? क्या लगता है बैंक स्टेटमेंट रिलायबल है या अनरिलायबल? सर इट इज अनरिलायबल। यानी इट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, भाई मैं तुमको फ्लो बनाना सिखा रहा हूं, अभी तक तुम क्या कर रहे थे? रट्टा लगा रहे थे। अब मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे फ्लो बना के चीजों को ध्यान रखा जाता है। जल्दी से देखो, इट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी क्या जो एंटिटी ने हमें डॉक्यूमेंट दिए वो रिलायबल है या नहीं। अब एक बात बताओ, कोई डॉक्यूमेंट अनरिलायबल है, एंटिटी गलत डॉक्यूमेंट्स दे रही है, क्या एंटिटी अच्छी है या फ्रॉड की खुशबू आ रही है? क्या एंटिटी अच्छी है या फ्रॉड की खुशबू आ रही है? सर देयर इज अ खुशबू ऑफ फ्रॉड। यानी कैन आई से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड? कैन आई से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड? ऐसे ही फ्लो में चलते जाएंगे, मजा आता जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, एक एविडेंस दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो अब ये रिलायबल नहीं है। क्योंकि ये रिलायबल नहीं है यानी एंटिटी इज डूइंग अ फ्रॉड। अब जब फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है, क्या तुम इसको यकीन में बदलना चाहते हो? क्या तुम इसको यकीन में बदलना चाहते हो? सारे बच्चे बोलो हां। ऐसे कैसे? मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पॉसिबिलिटी को यकीन में बदलना है तो क्या करने पड़ेंगे? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। यही बात आप इंटर में पढ़ते थे, जब भी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होती है, जब भी कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस होते हैं, वी हैव टू मॉडिफाई और वी हैव टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो मेरे दोस्तों, ये कोई दिक्कत की बात है क्या? 4 बेसिक पॉइंट्स लिंकिंग करके चलो तो मजा आएगा ना। तो पहली चीज क्या थी? कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। जैसी कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस मिला यानी इट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसी रिलायबिलिटी पे शुक हुआ, यहां तो फ्रॉड की खुशबू आ रही है, तो यकीन में बदल दो। तो यकीन में बदल दो कैसे? एडिशनल प्रोसीजर करके। इज द इंटरलिंकिंग ऑफ द 4 पॉइंट्स क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी यस और नो। क्या आप यहां पे रट्टा लगाओगे या कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली फ्लो में चलोगे? जल्दी से बताओ। बहती हवा सा था वो, ऑल क्लियर है सर, ऑल क्लियर। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। अब सारे बच्चे आ जाओ नेक्स्ट टॉप पॉइंट पे। फायदा क्या हुआ? इतनी जो तुमने एडिशनल प्रोसीजर करे, इतनी जो मेहनत करी, इसका फायदा क्या हुआ? सर इससे रिस्क कम हो गई। क्या कम हो गई? और इधर देखो ना, पता नहीं कहां देख रहे हो। इससे क्या हुआ? जो तुमने इतनी मेहनत करी, जो तुम इतने अलर्ट रहे, सर इससे रिस्क कम हो गई। किसकी रिस्क कम हो गई? ये कहता है मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिड्यूसेस द रिस्क। रिस्क किसकी? सर सबसे पहले ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंस। ये तो रोज रोज होता है ना, रोज रोज ही बैंक स्टेटमेंट और बैंक कंफर्मेशन मैच थोड़ी करते हैं। ये तो रोज रोज ही होता है, रोज रोज ही डिफरेंस रहता है दोनों में। नहीं सर, ये यूजुअल नहीं है, ये कहीं ना कहीं यूजुअल नहीं है। दिस इज अ वेरी अनयूजुअल थिंग। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि आज जब तुम अलर्ट थे, तुमने कंफर्मेशन मंगाई, तो तुम एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंस को पकड़ पाए, तुमसे वो ओवरलुक होने से रह गया। ओवरलुक मतलब नजरअंदाज करना।
कोई चीज आपसे छूट जाना, आपको नहीं लगता ये चीज अब आपसे छूटने से रह गई? इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग दिस अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, यस और नो? यस सर। तो पहली चीज है इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग द अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, समझ गए सर? दूसरा कहता है ओवर जनरलाइज व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन। एक बात बताओ, ओवर जनरलाइज का क्या मतलब है? सर ओवर जनरलाइज का यह मतलब है मैं सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे भी तो विश्वास कर सकता था ना, मैं सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को देख के भी तो खुश हो सकता था ना कि सब कुछ ठीक होगा। डोंट यू थिंक आई टुक अ स्टेप अहेड? आई डिड नॉट ओवर जनरलाइज कि बैंक स्टेटमेंट ही ठीक होगी, मैंने कंफर्मेशन भी मंगा ली। फील आ रही है तो बोलो, वरना छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं है। मैं बता दूं, जितनी फील लोगे, जितना आप टॉपिक को समझोगे, उतना वो आपकी रूह में बसेगा और लगेगा कि हाँ ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जल्दी से बताओ, आपको नहीं लगता बैंक कंफर्मेशन लेके मैंने वो ओवर जनरलाइजेशन वाली जो रिस्क थी उसको रिड्यूस कर दिया? वरना तो मैं सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से काम चला लेता, क्यों मुझे इतनी मेहनत करनी है बैंक कंफर्मेशन मंगा के? सो कहीं ना कहीं ओवर जनरलाइज वाली रिस्क भी रिड्यूस हो गई। एंड लास्ट पॉइंट क्या है सर? inappropriate assumptions while determining the nature, timing and extent of audit procedure। क्या लगता है फ्रॉड की फील से जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स करे वो अब बढ़ गए? फ्रॉड की फील से अब आपके ऑडिट प्रोसीजर बढ़ गए? हां सर बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं जो आप कम प्रोसीजर करते वो वाली जो रिस्क है वो अब खत्म हो गई। जो आप कम प्रोसीजर से काम चलाते वो कम हो गई रिस्क। अब आपने ज्यादा प्रोसीजर करके कहीं ना कहीं फ्रॉड को पकड़ने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोसीजर्स करके आपने फ्रॉड को पकड़ने की कोशिश करी। तो आप ऐसा कह सकते हो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, ओवर जनरलाइजिंग द कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन। मतलब सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूड नहीं कर सकते, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूड नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि बैंक स्टेटमेंट ही काफी है। नहीं, हमको कुछ और भी चेक करना जरूरी है, ठीक है? एंड लास्ट में हमारे ऑडिट प्रोसीजर हमने बढ़ा दिए, यानी हम गलत नेचर, टाइमिंग ऑफ, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से बच गए। तो यही 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। OOI। सारे बच्चे बताओ, हार्ट अटैक आती है तो कैसा आवाज आती है? सर हमको तो कभी आया नहीं, मैं बताता हूं। जब भी हार्ट अटैक आता है ना तो अंदर से आवाज आती है उई। बोलो मेरे साथ, जब भी हार्ट अटैक आता है तो अंदर से क्या आवाज आती है? सर उई। तो जब भी आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करोगे तो सर इससे क्या होगा? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, यानी उई। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, उई। उई का क्या मतलब है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंस। यानी ये जो फ्रॉड वाली चीजें होती हैं इनको अब आप ओवरलुक नहीं करोगे। ओवर जनरलाइजिंग वन ड्रॉइंग कंक्लूजन, मतलब एक ही एविडेंस से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेंगे, और भी एविडेंस लेंगे जरूरत पड़ने पे। एंड आई का मतलब था इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन। से विद मी, इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन इन डिटरमाइनिंग द आंटी। सर आंटी का क्या मतलब है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? यहां आपका पूरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आ जाओ साथ में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? आंटी का एटीट्यूड। आंटी का एटीट्यूड क्या था? अलर्ट थी, क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। वंस मोर, अलर्ट थी, क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। इसके अलावा सर क्या था? मैंने कहा इसके अलावा कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। हमें अलर्ट किन चीजों को लेकर रहना है? बस आपने ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एक बार ये एग्जाम्पल ध्यान रहेगा, आपको चारों पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस, ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसकी खुशबू आ रही है? बताओ चैट बॉक्स पे। जल्दी से सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स पे बताओ किसकी खुशबू आई थी। मजा आ जाएगा। बताओ बताओ बताओ। 16-17 बरसिया आई, फ्रॉड दी खुशबू, फ्रॉड दी खुशबू, फ्रॉड दी खुशबू आई। तो जब आपको फ्रॉड की खुशबू आई तो आपने क्या किया? सर एडिशनल प्रोसीजर। कहीं ना कहीं हमने एडिशनल प्रोसीजर करे टू सी वेदर द फ्रॉड इज देयर और नॉट। एंड लास्ट में सर किसकी रिस्क रिड्यूस हो गई? उई की। उई का क्या मतलब था?
overlooking unusual circumstance, overgeneralizing when drawing the conclusion, and inappropriate assumptions in the nature, timing and extent of procedure. कह रहे स्ट्रॉबेरी की खुशबू आई, ए रहा नहीं जाता नलायक बच्चों. सो दोस्तों, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है. आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी. आज हमने काफी सारी चीजें सीख ली. सर क्या क्या सीख लिया, क्या क्या सीख लिया, एक बार जल्दी से रिवाइज करा दो ना. इधर आओ, बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखी हैं. एक बार फटाफट आ जाओ, एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट वी स्टडीड टुडे. चलो सर, मजा आ जाएगा. एंड मैं ये जो रिवीजन है एक बार रिकॉर्ड करके आपके एलएमएस में भी डलवा दूंगा, गूगल ड्राइव में. ठीक है, चलो. सो दोस्तों, आज आप आए क्लास में तो इंटर ऑडिट का हमने पूछा आपके कितने मार्क्स आए. ठीक है, पूरा रिवाइज करेंगे ढंग से, क्या क्या हुआ पूरी की पूरी क्लास का रैप अप करेंगे. तो आपने कहा सर कुछ भी आए हो हमको फर्क नहीं पड़ता, बट फाइनल में हम 70 प्लस लाएंगे, तो ये टारगेट याद रखना. ठीक है सर. प्लस हमने आज सीखा ऑडिटर की नीड क्यों है. ऑडिटर की नीड इसलिए क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी उस पैसे को यूज करती है, बट जो मैनेजमेंट है वो एक फॉल्स पिक्चर दे सकती है, वो गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे सकती है. तो कोई बंदा चाहिए जो ये चेक करे. अब ये जो बंदा है ना तो इनसे मिलाओ ना इनसे मिलाओ, तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए. अब सवाल आता है ये चेक कैसे करेगा. तो आप बताओ कैसे चेक करेगा. अपनी मार्किंग स्कीम से. अब ये अपनी मार्किंग स्कीम से चेक करेगा. सारे बच्चे मुझे अब थोड़े जवाब देते चलना चैट बॉक्स में. ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि यू पीपल रिमेंबर द थिंग्स और नॉट. ठीक है, फटाफट बताओ इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है. सर इसकी मार्किंग स्कीम का नाम है एप्लीकेबल एफआरएफ. इसकी मार्किंग स्कीम का क्या नाम है. मैंने कहा इसकी मार्किंग स्कीम का नाम है एप्लीकेबल एफआरएफ. अब सर ये एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होता था, जल्दी से बताओ. What do you mean by applicable FRF? ये वो FRF है जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है. ये सारी डेफिनेशंस बस आपने समझ के चलनी है. ये वो FRF है जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्लस अडॉप्शन काफी नहीं, ये एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए. ये एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए कंसिडरिंग द नेचर ऑफ एंटिटी और द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन. सर लॉज एंड रेगुलेशन का क्या मतलब है, आप सबको पता है. कोई एंटिटी को एएस के हिसाब से और किसी को इंड एएस के हिसाब से बनाना होता है. अब ये फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, ये मैं एक बार आपको कल डिटेल में समझा दूंगा. ठीक है सर. अब इसके बाद हमने एक टॉपिक और किया था, जल्दी से बताओ क्या. सर अगर इन दोनों के बीच में कोई गलती मिल जाती है, यानी जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं और जैसे बनने चाहिए थे उसके बीच में गलती मिल जाती है, तो सर उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट. मिस स्टेटमेंट इज बेसिकली अ डिफरेंस. मिस स्टेटमेंट इज बेसिकली अ डिफरेंस इन, जल्दी से बताओ ये चार चीजें क्या थी, बताना जल्दी से बच्चे, सारे के सारे बच्चे फटाफट बता दो. मिस स्टेटमेंट किन चार चीजों को लेके हो सकती है. ए सी पी डी, बोलो मेरे साथ. ए सी पी डी, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बिटवीन व्हाट इज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड what was required to be reported as per the AFRF. ठीक है, क्लियर है सर. अब इसके बाद हम पहुंचे कहां, क्या ये वाली बात हमने कवर कर ली, मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन. यस सर. प्लस सोनाक्षी सिन्हा ने क्या बोला, हमने डायलॉग ही चेंज कर रखा है. ठीक है, बुक में. मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता साहब, मटीरियल मिस स्टेटमेंट से लगता है. अब मटीरियल मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन बता दो. मटीरियल मिस स्टेटमेंट वो है जिससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कम ऑन, जिससे क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये चीज हम डिटेल में कवर करेंगे इन SA 320. क्या ये बात समझ आती है. हाँ, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट वो है जिससे यूजर ऑफ एफएस को फर्क पड़ता है, जिससे यूजर ऑफ एफएस को फर्क पड़ता है, इससे यूजर ऑफ एफएस को फर्क पड़ता है. क्या ये बात समझ आई. हाँ सर समझ गए. इसके बाद मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा, बताओ क्या ऑडिटर गारंटी दे सकता है, क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. नहीं सर, वो एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है जिसको हम प्यार से बोलेंगे आरए. आरे 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 आरे. अब ये आरे क्या होती है, इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस. ये इशारा करना है तुमको मेरे साथ, इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस. एक और बार मैंने कहा था ना, जितना मैं बोलूं एकदम चाइल्ड लाइक एटीट्यूड के साथ फॉलो करते रहना. रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस. ठीक है सर. इसके अलावा सर क्या ध्यान रखना था, मैंने कहा था मिलती कैसे है.
मिलती कैसे है? तो सर बेसिकली आपको एक ऑडिट एविडेंस लेना है जो सफिशिएंट भी हो, एप्रोप्रिएट भी हो। सफिशिएंसी का क्या मतलब होता था? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी। अब ये क्वांटिटी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी? सर एक क्वांटिटी बढ़ाती है, एक क्वांटिटी कम करती है। एक क्वांटिटी बढ़ाती है, एक क्वांटिटी कम करती है। यानी अगर रोमम ज्यादा है तो क्वांटिटी ज्यादा, अगर क्वालिटी ज्यादा है तो कम क्वांटिटी में भी काम चला लेंगे। बट जब शुभम सर ने बोला क्वालिटी, जब शुभम सर ने बोला क्वालिटी, ये किस पे डिपेंड करती है? आरआर। बोलो मेरे साथ, आरआर। आरआर का क्या मतलब था? रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। रेलिवेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है इट वाज द हाईलाइट ऑफ द डे। सर रेलिवेंस का क्या मतलब है? रेलिवेंस का मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूं बिना चीजों को फैलाए, बिकॉज अभी हमारा काम क्या है? चीजों को समेटना। अगर मैं एक लाइन में कहूं आपका ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट होना चाहिए टू द असर्शन बीइंग टेस्टेड, यानी जैसी असर्शन को आपने टेस्ट किया वैसा एविडेंस। एग्जांपल के तौर पे अगर आप एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो डेटर्स की तो कंफर्मेशन लोगे, वैल्यूएशन चेक कर रहे हो तो एजिंग एनालिसिस करोगे, वैल्यूएशन चेक कर रहे हो तो एजिंग एनालिसिस। रिलायबिलिटी डिपेंड करती है आप कितना भरोसा कर सकते हो। इसके भी मैंने दो फैक्टर्स डिस्कस करे थे। एक्सटर्नल्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलायबल। इंटरनल वाला रिलायबल कब होगा? जब इंटरनल कंट्रोल रिलायबल है। इंटरनल वाला कब रिलायबल होगा? जब इंटरनल कंट्रोल रिलायबल है। सर 5 मिनट में हमने 50 मिनट की बातें रिवाइज कर ली, ठीक है, मजा ही आ गया। और बता दो सर, और बता दो, रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों लेनी है? हम एब्सोल्यूट क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है। इन्हीं को आप प्यार से बोलते हो ऑडिटर्स की मजबूरी। जल्दी से सारे बच्चे एक बार अपनी बुक पे देखेंगे क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है। मैंने कहा बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले सर उनकी मजबूरी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। ये जजमेंट किन चीजों को लेके लगती है? अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर, ठीक है सर। दूसरा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में हमने क्या सीखा? सर नेचर ऑफ प्रोसीजर में हमने सीखा हम सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते। जो टेस्ट करेंगे वहां पे हो सकता है मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैनेजमेंट के मन में चोर है। देयर इज अ फ्रॉड एंड फ्रॉड इज अ सोची समझी साजिश, सोफेस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। तो फ्रॉड को पकड़ लो, तो फ्रॉड को पकड़ लो। अरे सर ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है इनटू एलेज्ड रॉन्ग डूइंग। एलेज्ड रॉन्ग डूइंग का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट के ऊपर कोई एलिगेशन थोड़ी है। मैनेजमेंट के ऊपर यहां पे कोई एलिगेशन थोड़ी है जिसको हम चेक करने गए हैं। हम तो प्रेम भाव से ऑडिट करते हैं। सो इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। तो ये तीन बातें भी हमको ध्यान रहेंगी। ये तीसरा पॉइंट क्या था? टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। सर समय के साथ साथ, समय के साथ साथ टमाटर सड़ जाता है। समय के साथ साथ टमाटर सड़ जाता है तो इसी तरह समय के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी सड़ जाती है, खराब हो जाती है। यानी रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और इट्स वैल्यू यू कैन से डिमिनिशेस ओवर अ टाइम। प्लस हमको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट। अब ये कैसे आएगा कॉस्ट वाला? हमारे पास मैन पावर कम है तो हम उस हिसाब से ही टेस्टिंग करेंगे। एंड ये फोर्थ पॉइंट क्या था सर? कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस का जो इंपैक्ट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये 4 एरियाज तुम मुझे चैट बॉक्स में बताओगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिना चीटिंग करे प्लीज ये रिकॉल करके बताओ ना 4 एरियाज। शॉर्ट फॉर्म्स में भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉड, वेरी गुड। कौन सा वाला? सीनियर मैनेजमेंट एंड कॉल्यूजन। क्या बात है, किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ। अगर ये होगा तो क्या होगा? नोक्लार होगा। एंड लास्ट में सर क्या पॉइंट आता है? गोइंग कंसर्न। वेरी वेरी गुड, सारे बच्चों के लिए हो जाए भाई साहब। शाबाश। तो यही 4 बातें आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद जो ये नोट्स दे रखे ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में लिखवा दी हैं कि ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग का इंपैक्ट हो जाता है। फिर हमने एक प्यारा सा टॉपिक किया जिसका नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जल्दी से सारे बच्चे मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिकॉल कराओ। सर आंटी अलर्ट थी, आंटी अलर्ट थी यानी इट इज अ एटीट्यूड जहां आपने अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड करना है, प्लस क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। फिर 4 चीजें कौन सी थी सर? वो 2 एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग थे तो उनको लेके अलर्ट रहना है। इट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ
डॉक्यूमेंट्स, किसकी खुशबू आ रही है, फ्रॉड की, यानी अब हमारा काम बढ़ गया एडिशनल प्रोसीजर। तो यही 4 चीजों को आप रिवाइज अच्छे से करना। इसके बाद किसकी रिस्क रिड्यूस हो जाती है, हार्ट अटैक की। किसकी रिस्क रिड्यूस हो जाती है, हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक का क्या मतलब था, OOI, उई का क्या मतलब था। सबसे पहले तो सर आप यहां पे ओवर जनरलाइज नहीं करोगे वाइल ड्रॉइंग कंक्लूजन, आप यहां पे ओवरलुक नहीं करोगे अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, एंड लास्ट में इनएप्रोप्रिएट, से विद मी, इनएप्रोप्रिएट assumptions while designing the nature, timing and extent of procedure। 9 मिनट्स, ओहो 9 मिनट्स 41 सेकेंड्स में पूरी की पूरी क्लास मैंने आपको रिवाइज करा दी। क्या हमने एक भी कॉन्सेप्ट को ओवरलुक किया, नहीं सर। वी रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर रिवीजन। मैं इसी स्मार्ट वर्क की बात कर रहा था, मैं इसी स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूं। हार्ड वर्क कर लिया, अब इसके साथ बस स्मार्ट वर्क कर लो एंड आपकी ऑडिट की नैया पार लग जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप क्लास में आए और आपने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया फर्स्ट डे में। जनरली क्या होता है ना, पहली मीटिंग में इतना खुल नहीं पाते, बट आप लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर हम लोग मिलके रॉक कर देंगे, हम लोग मिलके धूम मचा देंगे। बट आपने बस अपना ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है एंड जस्ट गिव योर बेस्ट एंड मेक श्योर जो भी चीजें आज हमने पढ़ी उसको प्लीज कल रिवाइज करके आना, ठीक है। ये आप मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो, तो एकदम मन लगा के, दिल लगा के अच्छे से करना है। लास्ट में ये बोलूंगा, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे, चलते चलते लगे रहो।